अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसको हमने डिस्कस करना है सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। हमारा सेकंड लेक्चर जो है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं आज। और हमारे पास पहली जो चीज़ है, ये दो डेफिनेशंस हमने यहाँ से करनी है, यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस। तो हम यूनिट सेल किसी भी चीज़ की बेसिक होती है। यूनिट सेल क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि थ्री डायमेंशनल है। जैसे हमारे पास एक ईंट होती है, दीवार एक क्रिस्टल है, अगर एक कमरा एक क्रिस्टल लैटिस की एग्जांपल है जैसे ये बनी हुई यहाँ पे। तो इसमें जो बेसिक यूनिट यूज़ हुआ वो कौन सा है? वो है यूनिट सेल। तो बेसिक चीज़ जो है वो यूनिट सेल है। यूनिट सेल क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस में अगर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को आप यहाँ से देखें, ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसको बार बार यहाँ रिपीट किया हुआ, हर जगह पे आप देखें तो आपको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की रेपिटेशन नज़र आ रही है। और इस रेपिटेशन से हमारे पास एक लैटिस बनती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल यूनिट्स, या फिर आप कह लें कि यूनिट सेल repeat itself again and again to form a crystal lattice। तो क्रिस्टल लैटिस जो है वो कैसे बनती है? जब हम यूनिट सेल्स की रेपिटेशन कर दें। जैसे दीवार में हमने ईंटें रखी बार बार, और इस तरह से हमारे पास एक दीवार बन गई जो कि क्रिस्टल लैटिस है, जबकि उसका यूनिट सेल कौन सी चीज़ है? वो है हमारे पास एक ब्रिक या फिर एक ईंट। तो इस तरह से हमारे पास ये क्रिस्टल लैटिस का कॉन्सेप्ट था और यूनिट सेल का कॉन्सेप्ट था। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में अगर हम देखें तो हम डिस्कस करते हैं डीफॉर्मेशन को। डीफॉर्मेशन क्या चीज़ है? किसी भी चीज़ में अगर हमने किसी भी चीज़ के ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई किया, कुछ भी फोर्स अप्लाई की, फोर्स की वजह से उसमें कुछ चेंज आता है, बिगाड़ आता है, जिसको हम बोलते हैं डीफॉर्मेशन। तो डीफॉर्मेशन की वजह से, सॉरी ये स्लाइड जो है हमें पहले डिस्कस करनी है ये। तो डीफॉर्मेशन हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। ये जो है डीफॉर्मेशन इन द सॉलिड्स के, हम किसी भी चीज़ को अगर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, उसकी आप कहें लेंथ चेंज हो जाती है। तो उसमें जो चेंज आता है उसको एक्चुअली बोलते हैं डीफॉर्मेशन। तो डीफॉर्मेशन इज़ एक्चुअली चेंज। तो चेंज आता है, किस वजह से आता है ये अब हम डिस्कस करते हैं। ये आपकी बुक की डायग्राम है। एनी चेंज इन शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स। तो जो चेंज आया किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं डीफॉर्मेशन। ठीक है जी। तो डीफॉर्मेशन उसमें बिगाड़ को बोलते हैं। अब हमने यहाँ से डिस्कस करना है। आप देखें आपके पास एक शेप है जो कि ए फिगर में दिखाई गई आपको। इसको देख लें। हमने इसके ऊपर बी डायग्राम में हमने क्या किया, इसके ऊपर हर तरफ से फोर्स अप्लाई की। जैसे कोई एक सॉफ्ट बॉल है, हमने उसको इस तरह से प्रेस कर दिया तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है और वो छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे बी में हमने देखा कि उसमें डीफॉर्मेशन आ गई। ठीक है। तो हमने देखा जैसे जैसे हमने स्ट्रेस अप्लाई किया उस पर, हर तरफ से डायरेक्शन से फोर्स दी, तो उस पर स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस की वजह से उसमें चेंज आ गया, बिगाड़ आ गया, इसको हम बोलते हैं डीफॉर्मेशन। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ क्रिस्टलाइन बॉडी, किसी भी क्रिस्टलाइन बॉडी के ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, अ डिस्टॉर्शन रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स, कि उसमें जो एटम्स पहले दूर दूर थे इस जगह तक, तो हमने प्रेस किया तो क्या हो गया, वो इकट्ठे हो गए, तो उनका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, जिस वजह से उसमें डीफॉर्मेशन काज हुई। जैसे ही हम उसमें से ये स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, अब आप डायग्राम सी को देखें। सी को और ए को अगर आप कंपैरिजन करें तो ये ए वाली जो डायग्राम थी ये बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स थी। तो जैसे जैसे हमने फोर्स अप्लाई की उसमें वॉल्यूम में, शेप में चेंज आया। उसके बाद जब हमने वो स्ट्रेस रिमूव कर दिया तो तब क्या हुआ, हमारे पास ये दोबारा ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। तो इस तरह से उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसमें वो पहले एटम्स थे वापस उसी जगह तक आ गए। तो लिहाजा इसने एक इलास्टिक बिहेवियर शो किया, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स द एटम रिटर्न टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसे वो पहले थे उसके बाद उसी जगह पे वो वापस आ गए। एंड द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप प्रोवाइडेड दैट एक्सटर्नल फोर्स वाज नॉट टू ग्रेट। अब ये है कि एक लिमिट तक हमारे पास फोर्स हमने अप्लाई करनी है, जो कि उसकी इलास्टिक लिमिट होती है, उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अब जो हमने फोर्स अप्लाई की, अगर किसी यूनिट एरिया पर उस फोर्स को अप्लाई करने लग जाए तो फिर हम उसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसका नाम है स्ट्रेस। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस और प्रेशर जो है ये बिल्कुल, इनकी यूनिट्स भी सेम है लेकिन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इस तरह से हम प्रेशर को भी लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और हम स्ट्रेस को भी लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। इनका फार्मूला भी सेम है। लेकिन अगर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाई जाए, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर यहाँ से सिर्फ फोर्स एक डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लग रही हो, तो तब हम कहते हैं हमने इस पर प्रेशर अप्लाई किया। लेकिन अगर वही फोर्स हर डायरेक्शन से किसी भी एंगल पे लग रही है तो हम कहते हैं कि ये स्ट्रेस है। तो हमने पिछले केस में भी देखा कि बॉल के ऊपर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया। तो स्ट्रेस में और प्रेशर में ये मेन डिफरेंस है कि जब वही फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी तो वो प्रेशर होगा, और अगर किसी और एंगल पे लगेगी, हर डायरेक्शन से लगेगी, तो हम उसको कह देंगे ये स्ट्रेस है। तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, इसके अगर आप यहाँ से यूनिट्स निकालें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी तरह से प्रेशर के यूनिट भी होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो अब जो हमने स्ट्रेस अप्लाई की, उस स्ट्रेस की वजह से जो सॉलिड है या ऑब्जेक्ट है उसमें जो चेंजेस आ सकते हैं वो किस किस तरह से आ सकते हैं कि उसकी लेंथ चेंज हो सकती है। जब लेंथ चेंज होगी तो हम उस तरह की स्ट्रेस को कहेंगे ये टेंसाइल स्ट्रेस है। फिर उसके बाद अगर उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, और जब उसकी शेप में चेंज आ रहा है तो ये शेयर स्ट्रेस है। तो हम इनको डिफाइन कर लेते हैं, व्हेन द स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ। तो ऐसी स्ट्रेस जो सिर्फ लेंथ में चेंज कॉज कर रही है, तो उस तरह के स्ट्रेस को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। जबकि जो स्ट्रेस हमारे पास वॉल्यूम को चेंज करे, स्ट्रेस विच चेंजेस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो वॉल्यूम को चेंज करती है वो कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और शेयर स्ट्रेस में कौन सी स्ट्रेस होती है, जो कि चेंज करती है शेप को, जो शेप को चेंज करे स्ट्रेस, इस तरह की स्ट्रेस को हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। तो अब स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते जाते हैं यानी स्ट्रेस अप्लाई करते जाते हैं तो उसमें एक बिगाड़ भी आता है, जो कि हमने पिछले टॉपिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड में पढ़ा। तो उसको एक स्पेसिफिक टर्म से शो किया जाता है जो कि कहलाती है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज़ द डिफॉर्मेशन काज्ड बाय द स्ट्रेस। जितना बिगाड़ पैदा हुआ, या हम इसको कह सकते हैं मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इन द सॉलिड्स या ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वजह से जो बिगाड़ आ रहा है, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, डिफॉर्म हो रही है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो उर्दू में हम इसको बोलते हैं बिगाड़। तो हमने देखा कि स्ट्रेस ने उसकी लेंथ को चेंज किया, वॉल्यूम को चेंज किया, शेप को चेंज किया, तो उसमें जो चेंज आ रहा है वो भी इसी तरह से हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो जो चेंज है टेंसाइल स्ट्रेन में, तो टेंसाइल स्ट्रेन में हमने भी डिस्कस किया था वो स्ट्रेस जो उसकी लेंथ को चेंज करती है, तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब हम फ्रैक्शनल चेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको कंपैरिजन करते होते हैं उसकी ओरिजिनल शेप के साथ। सो इसको हम लिखते हैं डेल्टा एल ओवर एल। ये डेल्टा एल क्या है? उसमें जो चेंज आया। फ्रैक्शनल क्यों कहा? कि उसकी ओरिजिनल लेंथ के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि कितना चेंज आया, तो इस वजह से इसको फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो है वो कहलाती है टेंसाइल स्ट्रेन, और इसी तरह से फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम जो है वो कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा वी ओवर वी। इसी तरह से शेयर स्ट्रेन जो है ये उसकी शेप में जितना चेंज आएगा उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसकी मदद से वो क्या है, तो हम इसको थीटा से शो करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आएँ, अब डायग्राम ए में देखें, हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, अपोजिट डायरेक्शन से हमने फोर्स अप्लाई की किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसमें बिगाड़ आया। तो इसमें जो चेंज आया आप देख रहे हैं, इसमें ये डेल्टा एल का चेंज है। ये पहले इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, इस तरफ से भी देख लें तो ये डेल्टा एल का चेंज है, ये भी डेल्टा एल का चेंज है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि कितनी स्ट्रेस की वजह से कितना स्ट्रेन पैदा हुआ। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास कंप्रेशनल या वॉल्यूम, तो इसने वॉल्यूम को चेंज कर दिया। ये वाली इंपॉर्टेंट डायग्राम है शेप की। इसको अगर मैं ये डायग्राम बाहर बना लूँ ऐसे, तो यहाँ पे आप देखें इस एंगल ने बताया कि कितना चेंज आया। तो ये एंगल थीटा जो है ये इसका चेंज बता रहा है कि इसकी शेप कैसे चेंज हुई। तो अगर हम इसके ऊपर टेन थीटा लगाएं, हमें पता है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस।
तो आप देखें एंगल के सामने वाली जो जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, जो लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप देखें हमें मिला डेल्टा ए, ये चेंज आया उसमें उसकी शेप में। जबकि बेस में आप देखें तो जो ओरिजिनल जिस तरह डायरेक्शन में वो थी ये थी ए, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा ए ओवर ए। तो इसको हमने अभी लिखा टेन थीटा की मदद से। तो हमने ये चैप्टर फर्स्ट में भी हमने इसमें पढ़ा हुआ, सेकंड ईयर चैप्टर फर्स्ट ईयर में चैप्टर सेकंड में हमने डिस्कस किया कि जब भी हम वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा कि जो स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ थीटा होती हैं, स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, उसमें जो टेन थीटा होता है वो भी अप्रोच कर जाता है थीटा को, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है उसी पे डिपेंड कर रहा होता है टेन थीटा, और उसी पे डिपेंड कर रहा होता है आपका एंगल। तो इससे क्या होता है कि जब जब आप, क्योंकि टेन थीटा होता है ना साइन थीटा और कॉस थीटा, तो स्मॉल वैल्यूज़ के लिए हमारे पास सिर्फ साइन का कंपोनेंट है जो कि उसमें एंगल के चेंज को बता रहा होता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल वैल्यूज़ के लिए, या फिर आप इसमें वैल्यूज़ को भी पुट करते जाएं तो जैसे जैसे थीटा की वेरिएशन होती जाती है वैसे वैसे टेन थीटा के रिजल्ट भी कम या ज़्यादा होते जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेन थीटा अप्रोचेस टू थीटा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हमने डिस्कस करने हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, कि जो चेंज आ रहे हैं, जो रेशो आ रही है, इससे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं हुक्स लॉ को। हुक्स लॉ क्या है कि जैसे जैसे हमने स्ट्रेस अप्लाई किया उसी तरह से स्ट्रेन, जैसे जैसे हमने स्ट्रेस बढ़ाया उसी तरह से बिगाड़ भी बढ़ता गया। जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस अप्लाई करते गए तो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर स्ट्रेन के है तो ये एक लिमिट तक होता है, जिसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें और फिर वो स्ट्रेस हटा दें, जैसे कि हमने पीछे एक केस डिस्कस किया, तो वो ऑब्जेक्ट अगर अपनी वापस ओरिजिनल हालत में आ जाता है तो वो उसका रीजन जो कहलाता है वो इलास्टिक है। लेकिन अगर हम उस फोर्स को ज़्यादा बढ़ा दें और वो फिर वापस अपनी पोजीशन की तरफ, ओरिजिनल पोजीशन में ना आ सके, तो वो प्लास्टिक रीजन में चला जाता है, यानी उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकती है जो कि हम उसको वापस रीगेन नहीं कर सकते। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये हमें हुक्स लॉ की मदद से पता चला। अगर हम इसको ख़त्म कर दें प्रोपोर्शनैलिटी को तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो इक्वल आता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। अब इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जब हमने स्ट्रेस को डिस्कस किया तो उसकी भी तीन टाइप्स थी, स्ट्रेन को उसके अकॉर्डिंग डिस्कस किया उसकी भी तीन टाइप्स हैं। तो इस तरह से ये जो कांस्टेंट है ये भी जो वेरिएशन आएंगी वो भी तीन किस्म की आएंगी। तो हमारे पास पहले नंबर पे है यंग्स मॉडुलस, दूसरे नंबर पे बल्क मॉडुलस और तीसरे नंबर पे शेयर मॉडुलस। तो हम इसको डिस्कस करते जाएंगे क्योंकि हमने कह दिया कि कांस्टेंट जो है वो हमारे पास रेशियो है स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो है ये दो ऑब्जेक्ट्स में हमने देखा कि फ्रैक्शनल चेंज है। तो अगर लेंथ में देखें तो लेंथ का भी यूनिट सेम है, ऊपर और नीचे चेंज का मतलब ऊपर चेंज था लेकिन नीचे जो थी वो लेंथ ओरिजिनल थी। हमने देखा कि उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो यूनिट्स उसके नहीं होते। तो ये जो कांस्टेंट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, इसके भी यूनिट्स वही होंगे जो स्ट्रेस के यूनिट्स हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं यंग्स मॉडुलस को, वाई से शो करते हैं। ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन ओवर टेंसाइल स्ट्रेस। तो रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन टू टेंसाइल स्ट्रेस, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस से स्ट्रेन की जो रेशियो है वो अगर लेंथ में है तो टेंसाइल है, अगर वो वॉल्यूम में है तो बल्क, और इस तरह से अगर शेप में है तो शेयर मॉडुलस। तो इसको हम लिख देते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। तो इसमें हमें पता है स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि स्ट्रेन क्या है अभी हमने देखा टेंसाइल है तो डेल्टा एल ओवर एल। अगर हम इसको ओपन करें इस तरह से ऊपर लेकर जाएं तो ये बन जाता है एफ ए ओवर एफ एल ओवर डेल्टा एल इंटू ए। तो इस तरह से जो कांस्टेंट हमें मिला ये कांस्टेंट हमें बता रहा है कि कितना चेंज आया, फ्रैक्शनल चेंज स्ट्रेस की वजह से, और वो लाइन उसकी लेंथ में जो चेंज आता है वो यंग्स मॉडुलस से हमें पता चलता है। अब बल्क मॉडुलस को डिस्कस कर लेते हैं सिंपली। तो वो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है जी, फोर्स पर यूनिट एरिया। इस तरह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, डेल्टा वी ओवर वी। तो इसको भी ओपन कर लें तो ये बन जाएगा एफ वी ओवर डेल्टा वी इंटू ए। इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास था शेयर मॉडुलस। तो शेयर मॉडुलस में क्या था, उसमें भी हमने स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है लेकिन वो जो शेप को चेंज कर रही है। तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या थी हमने डिस्कस किया था कि डेल्टा ए ओवर ए, या फिर थीटा सिंपली इसको कह सकते हैं आप।
इसको आप कह दें सिंपली थीटा, ये स्ट्रेन हमें मिला था। तो हम इसको लिख सकते हैं F/A थीटा, या अगर tan थीटा लिखना चाहें तो फिर हम उसको बाद में बता देंगे कि फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा tan थीटा अप्रोचेस टू थीटा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को। हमने सबसे पहले डिस्कस किया स्ट्रेस को, फिर उसकी टाइप्स को, फिर स्ट्रेन को, उसकी टाइप्स को, फिर उससे होने वाले हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमें कॉन्स्टेंट्स मिले, उन तीनों को हमने बारी बारी डिस्कस किया। ये डेफिनेशन टाइप थे। तो एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको याद होनी चाहिए सॉलिड से रिलेटेड, कि सॉलिड्स के जो क्रिस्टल सिस्टम है वो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, जिसमें ये आपकी बुक पे भी शोन है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, ट्राइक्लिनिक है, टेट्रागोनल है, हेक्सागोनल है, ट्राइगोनल सिस्टम है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। इनको आपने जस्ट उनको ये MCQs के लिए याद रखना है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। इनकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।